मित्रों, दिन है सुहाना, आज 1 तारीख है। लेकिन मीठा नहीं है खाना आज 1 तारीख है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी हार्डली 186 डेज आर लेफ्ट। तो अब मीठा तभी खाना है जब यूपीएससी प्रीलिम क्लियर हो जाए। खैर, काम का मुद्दा यह है कि आज 1 दिसंबर के न्यूज़पेपर में एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या थी। कुछ खास काम का नहीं था। आज सुबह से एक सामूहिक पागलपन यानी मास हिस्टेरिया चल रहा है। वो ऐसा कि एनएसओ ने प्रेस रिलीज जारी की कि सेकंड क्वार्टर दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था। और तभी से ये पूरा टाइम पास कॉलमनिस्ट, यूट्यूबर, करंट अफेयर्स पीडीएफ, जैसे कि दुनिया में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। और कुछ जो बाबू छोने हैं वो तो इतने इसमें भावुक हो गए हैं कि ये क्वार्टरली जीडीपी के ग्रोथ रेट पर मुझे पीएचडी करके इधर ही शहीद हो जाना है, और मैं जो घर पे आए मेरी लाश तो झंडे पे लिपटी होनी चाहिए और झंडे पे लिखना होना चाहिए Q1, Q2, Q3 और बीच में सर्कल उसमें लिखा हो Q4 का जीडीपी ग्रोथ रेट। तो क्या है भाई, शहादत वो पूरी बेकार है, यूपीएससी के लिए काम की नहीं। लेकिन फिर भी समझ लेते मुद्दा क्या है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी वो क्या है? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। एक साल के अंदर अपने देश में जो भी वस्तु और सेवाओं का निर्माण हुआ उसका बाजार मूल्य क्या है? वो है सकल घरेलू उत्पाद। अब उसके गिनने के तरीके और वो सब थियरी कभी और देखेंगे। मुद्दा ये है ग्रोथ रेट क्या होता है। तो जीडीपी हमने समझा कि विद इन अ गिवन ईयर हाउ मच प्रोडक्शन इज डन। सपोज 2019-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में 146 लाख करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन हो, और उसके सामने 2020-21 वाले फाइनेंशियल ईयर में 134 लाख करोड़ रुपीस का उत्पादन हो, क्योंकि कोरोना के चलते प्रोडक्शन कम हुआ होगा। तो फिर जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा? आसान है, जैसे प्रॉफिट लॉस गिनते हैं उसी तरह कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 146 लाख करोड़ रुपीस के मुकाबले 134 लाख करोड़ रुपए कितने कम हैं। तो निकालो 134 माइनस 146 डिवाइड बाई 146 टाइम्स 100, जैसा प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो जब कुछ आए अराउंड -7%, तो वो हो गया 2020 का एनुअल ग्रोथ रेट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अब ऐसा हर साल का आप ग्रोथ रेट निकालो तो एक ज़माने में होगा 8%, 7%, 6%, 4%। फिर ये कोरोना में करीब -7% पिछले साल, क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ होगा। और फिर उम्मीद ये की जाती है कि 2020-21 ये वाला फाइनेंशियल ईयर जो अगले साल 31 मार्च को कंप्लीट होगा उसमें ये बढ़ के हो जाएगा 11%। अब प्रश्न, कोरोना के बाद ये सीधा जंप 11 कैसे हो सकता है? वो बेस इफेक्ट है। क्या थी वो? मैंने विन 21 वाली फ्री लेक्चर सीरीज में पढ़ाई। तो ये शेप कैसा लगता है आपको? 4-7-11, 4-7-11 वी शेप रिकवरी होगी, ऐसा कुछ अनुमान है। अब ये तो जो बात हुई वो हमने देखा एनुअल ग्रोथ रेट कंपेयर टू लास्ट ईयर। जो इकोनॉमिक सर्वे में इसकी सब चर्चा होती रहती है हर साल। तो समझिए एनुअल जो भी अगले साल का इकोनॉमिक सर्वे आएगा प्रॉबेबली 31 जनवरी 2022 को, तो उसमें पूरे साल का क्या माहौल था वो बताएगा। हम उसको पढ़ेंगे एंड होपफुली कुछ एमसीक्यू उसमें से निकले यूपीएससी में। उसके अलावा ये जो क्वार्टरली ग्रोथ रेट होता है, क्वार्टरली मतलब क्या? तिमाही। एक साल में अगर 12 महीने हैं तो उसको आप 4 हिस्सों में बांट दो तो क्या होगा? अप्रैल से जून वाला फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई से सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर से दिसंबर तीसरा क्वार्टर, और फिर जनवरी से 31 मार्च तक चौथा क्वार्टर। तो हर साल के ऐसे 4 क्वार्टर होंगे, 2020 का भी और 2021 का भी। तो फिर कंपैरिजन चलती है कि 2020 के फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल से जून में कितना प्रोडक्शन था। मान लीजिए 100 लाख करोड़, और उसके सामने 2020-21 के अप्रैल टू जून क्वार्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ, मान लीजिए 104 लाख करोड़। तो हम क्या कहेंगे? 4% क्वार्टरली ग्रोथ आया है। ये सब चलते रहता है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एनएसओ, स्टैंडर्ड पुअर, मूडीज, ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको सैलरी मिलती है ऐसा सब गिनने की, उसका एनालिसिस करने की, तो वो करते रहते हैं। अब ऐसा ही लेटेस्ट ये जो एनालिसिस आया कि 2020 के ये जुलाई टू सितंबर के मुकाबले 2021 के जुलाई टू सितंबर में सीन क्या है, तो पता चला अराउंड 8.4% ग्रोथ रेट आई है। और बस उसी के अंदर सब चर्चा चल रही है। उसी के अंदर भी आप पाएंगे एग्रीकल्चर में इतना हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में इतना, माइनिंग सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी में। हम पढ़ने नहीं बैठेंगे फॉर अ सिंपल रीजन,
जो हम पुराने यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करें तो पता चले क्वार्टरली ट्रेंड वो पूछते नहीं, वो पूछते हैं एनुअल ट्रेंड या 5 साल का ट्रेंड या 10 साल का ट्रेंड। तो वो हम देखेंगे। फिर भी अगर क्वार्टरली में कुछ जानने लायक होगा तो नेक्स्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें कुछ लिखा होगा तो हम देखेंगे। तो धीरज होनी ज़रूरी है। हर चीज़ आए तो लपक के कूद पड़े जस्ट बिकॉज सम न्यूज़पेपर्स आर राइटिंग अबाउट इट, वो तैयारी का सही तरीका नहीं है। तो ये हो गई सबसे बड़ी न्यूज़। अभी इसके अलावा आज के ये डेली करंट अफेयर्स में जानने लायक क्या था, कुछ खास और नहीं था। एक तो चीज़ थी ये 8.4% क्वार्टरली ग्रोथ रेट पाया गया जो हमने देख लिया। उसके अलावा इकोनॉमी में एक और चीज़ थी, नॉन एग्रीकल्चर लेबरर मैन और उनके ग्रामीण इलाकों में उनको दिन का कितना पैसा मिलता है। गैर कृषि क्षेत्र में गांव में जो इधर उधर मजदूरी करते होंगे उन पुरुषों को दिन में कितना पैसा मिलता है। आरबीआई ने कुछ सर्वे किया था तो पाया केरला में सबसे ज़्यादा मिलता है 677 रुपीज़। फिर जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, ये सब एवरेज आप निकालो करीब आए 380 रुपीज़, और उससे भी कम, माफ़ कीजिए, एवरेज आया 315 रुपीज़, 315 रुपये पूरे भारत का औसत। तो गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, ये सब में उससे काफ़ी कम डेली पैसा मिल रहा है मजदूरों को गांव में गैर कृषि में काम करने के लिए। अब उसमें सब चर्चा है, अब पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट क्या है। आप सोचो, केरला में 600 रुपये, बाकी राज्यों में महाराष्ट्र वगैरह में 250 से थोड़ा ऊपर मिला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि केरला में मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन, वामपंथी राजनीति, कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट वो ज़्यादा सशक्त है। तो वहाँ पर मिनिमम वेजिस ना मिलता हो, कोई ऐसे गांव में पापड़ अचार की कोई फैक्ट्री हो, कपड़ों की फैक्ट्री हो, तो वो सब मजदूर हड़ताल पे चले जाएं, धरना गिराव करें तो उद्योगपति ने देना पड़े। बाकी जो कुछ राज्य होंगे, मान लीजिए ये महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो वहाँ उद्योगपति पुलिस या गुंडों को पैसा देके हो सकता है कि वो हड़ताल ही तुड़वा देता होगा। केरला में आबादी कम है तो मजदूरों की किल्लत होगी, शॉर्टेज ऑफ लेबरर, तो उसके चलते भी वेजेस ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी सब राज्यों में तो है पॉपुलेशन, तो एक आदमी कहे मुझे 600 रुपये चाहिए तो दूसरा 300 रुपये में काम करने को तैयार हो जाए। इफ ही इज़ मोर डेस्परेट, उसको ज़्यादा ज़रूरत हो। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में मजदूरों की किल्लत नहीं तो कोई ना कोई मजबूरी में सस्ते वेतन में भी काम करने को राजी हो जाएगा। अब कुछ लोग भावुक हो जाएंगे कि नहीं, ये केरला का मॉडल इज़ बेस्ट और उसी तर्ज पे पूरे भारत में सभी मजदूरों को दिन में कम से कम 600 रुपये मिलने चाहिए। मैं भी कहता हूँ हाँ, मिलना चाहिए, सब खुश रहें। लेकिन ये जो महानता है, तो आप सामने गौर कीजिए कि अगर मजदूरों को इतनी तनख्वाह मिलेगी तो उद्योगपति क्या करेंगे? सभी चीज़ वस्तुओं के दाम बढ़ा देंगे। फ्रॉम एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, इलेक्ट्रीशियन, पंपर, मकान बन रहा है, रियल एस्टेट, तो उसमें भी वो बिल्डर का नहीं, अब तो मजदूर को 600 रुपये देने पड़ते हैं। तो सभी चीज़ वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे तो ग्राहकों पर बोझ भी तो बढ़ेगा। क्या मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, कैन इट अफोर्ड ऑल दैट? मिडिल क्लास की खुद की सैलरी खास बढ़ नहीं रही है, बैंकों में पैसा सेव करो, हार्डली 3 to 5% ब्याज मिलता है, शेयर मार्केट में पैसा डालो, वो भी आजकल गिर रहा है। तो किसी एक को खुश करने में, इकोनॉमी ऐसी होती है कि उसमें आप एक यूनिट को खुश करने जाएं तो बाकी कोई ना कोई नाराज़ हो जाएगा। इसलिए सरकार के लिए हमेशा ये दुविधा रहती है। सरकार ने मिनिमम वेजेस तय करने के लिए नया कानून भी बनाया था, कोड ऑन वेजेस, लेकिन वो भी अलग अलग राज्यों में टाइम पर नोटिफाई नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ सच चैलेंजेस। खैर, इसके अलावा ये सब अनएम्प्लॉयमेंट के सर्वे, ये एनएसओ ने मौज में आके आज सेकंड क्वार्टर का वो जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो बहुत सारा डेटा डाला है। मैंने आपको आगे भी बताया। नेक्स्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे आने तो जाने लायक चीज़ होगी, वो हम पढ़ लेंगे। बिजनेस जनरल नॉलेज भी काम का नहीं बहुत। जोमेटो विंग्स, ये ऐसा कुछ नया स्टार्टअप उसने शुरू करवाया कि जहाँ पर इन्वेस्टर रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करना हो तो सब आपस में कनेक्ट हो सके। फिर आगे पेज 1 में आज जाने लायक क्या था, याद करो, वो वेस्ट बंगाल, पंजाब वगैरह में बॉर्डर से लेके 50 किलोमीटर अंदर तक का इलाका, वहाँ पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र होगा। उस पर उनके बीएसएफ डीजी ने सब टिप्पणी की है कि डेमोग्राफिक बैलेंस वहाँ पर चेंज हो गया, या दूसरे शब्दों में कि वहाँ बांग्लादेशी या वो दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके चलते वहाँ पर केंद्र सरकार को ये करना पड़ा होगा बिकॉज सो मच इलीगल इमिग्रेशन इज गोइंग ऑन वगैरह वगैरह। तो वो तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें और दिमाग खर्च करने का फ़ायदा नहीं। फिर एक समाचार थे कोरोना
केरला चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि जिस व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन नहीं लिया है उसको सरकारी अस्पताल में फ्री में इलाज नहीं होगा। पहले उनकी स्कीम चलती थी कि फ्री में इलाज होगा, लेकिन राज्य सरकार ऐसे लोगों का क्यों इलाज करने के लिए टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करे जो खुद गंभीर नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। सो अ गुड डिसीजन टेकन। फिर स्टेट सर्विसेज में जीपीएससी में गुजरात राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल बनवाया है जहां आरटीआई की ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट का तो ऐसा था ही, कुछ स्टेट में अभी तक नहीं बनाया था, लेकिन वो सब हाई कोर्ट में पीआईएल हुई तो अब बनाया है। नॉन आईएएस एग्जाम में पर्सन इन न्यूज़ अपॉइंटमेंट में नए चीफ नेवी एडमिरल कौन है वो सब याद कर लेना। फिर आगे बढ़े पेज 8 कॉलम्स में एक तो कल ही हमने देख लिया था समाचार, बारबाडोस बना रिपब्लिक, रानी का शासन हुआ ख़त्म, तो मतलब उसके बारे में कुछ और चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। ऐसा नहीं कि इस पर टिप्पणी करो 250 वर्ड में कोई पूछने वाला है। जूलियो रिबेरो जो एक आईपीएस ऑफिसर थे, मुंबई कमिश्नर थे, उन्होंने पुलिस करप्शन के बारे में लिखा। आप पढ़िए बेशक, क्योंकि ये जो एथिक्स पेपर 4 वहाँ पर जो लिखने के लिए आपके पास वोकेबुलरी आर्टिकुलेशन स्किल होनी चाहिए आपकी, बेहतर होगी। ऐसा एक तीसरा भी कॉलम है, प्रिंस को आईआईटी में एडमिशन, वो याद करो, एक शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट था, वो फीस भरना चाहता था, एडमिशन भी हुआ था, लेकिन ऑनलाइन सर्वर में ग्लिच के चलते टाइम पे भर नहीं पाया और आईआईटी वाले एडमिशन दे नहीं रहे थे उसको। फिर ऑल द वे अप टू सुप्रीम कोर्ट गया, तब जाके उसे न्याय मिला। तो सब कॉलम में ये लिखा है कि कई बार फर्स्ट जनरेशन गांव के लोग, गरीब लोग, पिछड़े समुदाय के लोग, उनके साथ ऐसा हो तो वो छोड़ देते कि कौन सुप्रीम कोर्ट तक जाए, लेकिन इसने स्ट्रगल किया वगैरह एंड सो फॉर। तो वो भी एथिक्स और सब चीज़ों में पढ़ने सोचने लायक मुद्दे। फिर कुछ घिसे पीटे वही कॉलम की मुन्नावर फारूकी का शो हुआ कैंसल एंड दिस दैट, वो अपने लिए काम करने, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इनटॉलरेंस में जाने लायक चीज़ें हम पहले भी कई बार एक्सेल फाइल में देख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। ये कोई इतने बड़ी हीरो नहीं है कि उसका हम पढ़ने बैठे। पेज 9 कॉलम्स में व्हीकल पॉल्यूशन को कम करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना चाहिए। EV 30 यानी 2030 तक कम से कम 30% वाहन जो बिक रहे हैं वो दे शुड बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्लासगो में जो पंचामृत बोला था वो सब तो चिकनी चुपड़ी बातें हम पहले ही कर चुके हैं, वापस से आप पढ़ सकते हैं इसको टू रिकैप द थिंग्स फॉर MCQ एंड मेंस आंसर राइटिंग। आगे बढ़ते हैं पेज 10 एथिक्स और उसमें रोल ऑफ एजुकेशन। राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी स्थायी समिति ने एजुकेशन में कुछ बुक्स में सिलेबस में रिफॉर्म की बात की है। क्या बोला, जो कम मशहूर हैं ऐसे भी फ्रीडम फाइटर्स का नाम लिया जाए, उसकी इतिहास लिखा जाए, मराठा और सिख इतिहास के बारे में ज़्यादा लिखा जाए, इतिहास में महिलाओं का योगदान उस पर भी ज़्यादा लिखा जाए, और वेदों में जो प्राचीन ज्ञान है उसको भी शामिल किया जाए। आगे बढ़ते हैं पेज 11 डायस्पोरा, मतलब भारत के लोग जो विदेशों में चले गए, तो पिछले 5 साल में 6 लाख से ज़्यादा भारतीय उन्होंने भारत की नागरिकता का त्याग किया। दे गिव अप द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, दैट मीन्स व्हाट, वो अमेरिका कनाडा कहीं पर सिटीजनशिप ले ली है। क्यों ली होगी, शायद जॉब, मैरिज, माइग्रेशन के चलते, या फिर कि उसको टैक्स बचाना हो इसलिए टैक्स हेवन की सिटीजनशिप ले ले और वहाँ पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट हो तो भारत में टैक्स भरे नहीं और उधर तो बहुत कम टैक्स हो तो मौज करते रहे। एनीवेज आगे गवर्नमेंट सोच रही है, विचार कर रही है कि क्रिप्टो एड्स को कैसे रेगुलेट किया जाए। वो T20 मैच के दौरान ये सब आयुष्मान खुराना, रणवीर, वो सब की 100 रुपये में ये बिटकॉइन खरीदो, उसका स्मॉल पोर्शन और सीधा डबल हो जाए पैसा, वो सब बहकाने वाली विज्ञापनों पर रोकथाम होना चाहिए, सरकार गौर करे। तो उनको गौर करने दो, जब फाइनल डिसीजन आएगा हम पढ़ेंगे। फिर पेज 12 ये सब इकोनॉमी एंड एक्सप्लेन सीरीज, वही सब 8.4% सेकंड क्वार्टर GDP ग्रोथ हमने देख लिया। फिर उसमें उसने लिखा है GVA और GDP। देखिए GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसमें आप टैक्स ऐड करो, सब्सिडी माइनस करो तो आपको फाइनल मार्केट प्राइस मिलता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं GDP। अब वो सारी चीज़ें मैं आपको वापस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी फ्री में पढ़ चुके हैं विन 21 लेक्चर सीरीज़ में, कि पिछले साल GVA क्या था, उस हिसाब से एग्रीकल्चर ढेर सारा जोरदार क्यों लगता है वगैरह वगैरह। वी हैव सीन दैट, वो देख लेना वेबसाइट में डाउनलोड सेक्शन में जाके। पिलर 4 में एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी की एक एक्सप्लेन सीरीज, एक नई मरीन रेप्टाइल, समुद्री सरीसृप मतलब सांप जैसा कुछ, वो पाया गया। अब फोटो तो डॉल्फिन या शार्क जैसा लग रहा है। अब उसका ये नाम है, मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा। ये कोलंबिया की भाषा से नाम बना, वो भी नहीं पढ़ने बैठूंगा।
द हिंदू के मुताबिक पूरे साल में जो 500 डायनासोर की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उसको भी मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा। पुराने पेपर देख लो। अगर विद इन इंडिया या अपने अंडमान निकोबार में कुछ पाया जाए तो हमको दिमाग खर्च करना चाहिए कि कुछ नई बटरफ्लाई की प्रजाति पाई गई थी, बीच में कुछ आलगी या सीवीड की नई प्रजाति पाई गई थी, तो वो सब हमें पता होना चाहिए। एक तीसरी एक्सप्लेन सीरीज है कि उत्तराखंड में 4 धाम बोर्ड बिल, वो अलग अलग मंदिर संस्थानों का व्यवस्थापन करने के लिए जो ऊपर ट्रस्टी बोर्ड होता है उसमें कौन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसका कुछ कानून बनाया था राज्य सरकार ने, वापस लिया। हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, सिवाय कि आप उत्तराखंड की स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और यूपीएससी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो देखना चाहिए। पेज 13 में फिर वो सब ओमिक्रॉन की डेली कॉमेंट्री काम की नहीं। इंटरनेशनल समाचार में सेक्सुअल हैरेसमेंट इन ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट, गौर करने वाला एक मुद्दे क्या फॉर एथिक्स पेपर 4। सरकारी समिति बनी, ऑस्ट्रेलिया की संसद में बहुत महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो उसने क्या पाया कि वहाँ जो पार्लियामेंटेरियन सांसद विधायक हैं वो स्टाफ को ऐसे छेड़े परेशान करे तो कंप्लेन रेड्रेसल मैकेनिज्म दुरुस्त नहीं है, इसलिए महिला तंग होती रहती है लेकिन फरियाद करनी नहीं पाती है। इसलिए ऐसे सब कबीर सिंहों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन है? राजधानी सिडनी नहीं है, कैनबेरा है। तो कैनबेरा में ये जो सांसद आते हैं वो केवल पार्लियामेंट सेशन के दौरान, वो जो भी 10 15 20 दिन के लिए आते हैं, फिर वापस वतन दूर दूर चले जाते हैं। तब होता ये है कि उनके माता पिता पत्नी बच्चे तो दूर कहीं और शहर में रहते होंगे, तो इधर ये 15 दिन के लिए आए तो खुद को बहुत ज़्यादा स्वतंत्र समझते हैं कि हम तो मौज मस्ती करेंगे, शराब पियेंगे और नशे में धुत होकर महिलाओं से बदसलूकी करते रहते। मतलब ये सब हमें क्या दिखाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट एन एंटीडोट टू वीमेन प्रोटेक्शन। सिर्फ वहाँ आर्थिक वृद्धि है, बहुत आर्थिक रूप से शक्तिशाली हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो फिर ये क्यों हो रहा है? जब तक उन चीज़ों को रेगुलेट ना किया जाए सख्ती से, ये सब कानूनों का पालन नहीं हो, तो वो होते रहेगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे अमेरिका। वो बीच में वो वीरदास या वीर सिंह या कोई गया था अमेरिका, स्टैंड अप कॉमेडियन, और भारत के बारे में बोल रहा था। सो देन वन हैज़ टू ऑल्सो रिफ्लेक्ट कि तो फिर उधर सब क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? एनीवेज, आगे पेज 14 पर इकोनॉमी में ट्विटर ने कुछ नया नियम बनाया कि आप किसी और का प्राइवेट फ़ोटो उसकी अनुमति के बिना अपलोड करेंगे और वो आदमी कंप्लेन करे तो ट्विटर आपने जो अपलोड किया है फ़ोटो वो डिलीट कर देगा। हम ये सब पढ़ने नहीं बैठे भाई, अपनी एग्ज़ाम में काम करने को। पर्सन इन न्यूज़ स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर नॉन आईएएस एग्जाम याद रखना है। फुटबॉलर लियोनल मेसी, उसको बलून डी और नाम का वो जो मेडल होता है, अवार्ड होता है, ट्रॉफी, वो 7वीं बार मिला है। वैसे यूपीएससी आईएएस में भी इस बार तो पूछा था स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन आप पाएँ वो तो इतने 3-4 स्टेटमेंट जटिल पूछेगी, इतना छोटा छोटा याद करके जाओ, उसका कोई फ़ायदा दिखता नहीं। और उतनी पीएचडी अपने से हो नहीं सकती कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में कौन सा क्रेडिट या पॉइंट सिस्टम से आगे बढ़ा था कि नहीं। एनीवे, सो दिस वाज न्यूज़पेपर फॉर टुडे। थर्सडे और संडे को मैं ये वीडियो नहीं बनाता, उसमें जो जाने लायक होता है अगले दिन मैं कवर कर लेता हूँ। तो अभी कल वीडियो नहीं होगा, परसों हम वापस मिलते हैं।